Good morning students, this is your English class. The chapter is a fellow traveler. देखिए ये चैप्टर जो है ए फेलो ट्रेवलर, ये रिटन बाय A.G. गार्डनर। जो A.G. गार्डनर थे उन्होंने अपने इस चैप्टर में एक मॉस्किटोज़ के बारे में बताया है, एक मच्छर के बारे में बताया किस प्रकार एक मच्छर ने उन्हें परेशान किया था जब वह ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे थे। उसका सारा वर्णन उन्होंने, इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में उन्होंने बताया। आई डोंट नो विच ऑफ अस गोट इन टू द कैरीज फर्स्ट। यहाँ देखिए राइटर बता रहा है कि मैं नहीं जानता विच ऑफ अस गोट इन टू द कैरीज फर्स्ट, मैं नहीं जानता कि डब्बे में पहले कौन घुसा था, यानी कौन चढ़ा था। डब्बा यानी कि ट्रेन का डब्बा। इंडीड सचमुच आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। सचमुच आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। ये जो ट्रेन थी ये लास्ट ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड शहर के बीच में चलने वाली, ये आखिरी ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक स्टॉपिंग ट्रेन जो जगह जगह रुकने वाली ट्रेन होती है, हर स्टेशन पे जो रुकती है उसे स्टॉपिंग ट्रेन बोलते हैं। एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। और वो ट्रेन किस तरह की थी? अब वो ट्रेन के बारे में बता रहे कि वो ट्रेन थी, ये धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी और वो उस तरह की ट्रेन थी जो आपको अनंत काल का सुख प्रदान करती है। इस तरह का, यानी कि आप इस जिस तरह की ट्रेन के बारे में बता रहा था कि वो जो ट्रेन थी वो लास्ट ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड के बीच में चलती थी और उस पर यात्रा करने का मतलब था कि आप अनंत काल का सुख भोग रहे हो और बड़ी ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड बट वी स्टॉप्ड एट द सबरन स्टेशन। द ट्रेवलर अलाइटेड एट वंस एंड टू। इट वॉज टोलरेबली फुल, जब ये चलती है जहाँ स्टेशन से पूरी तरह से फुल होती है उस टाइम जब यह वहाँ से स्टार्ट होती है। अपने स्टेशन से जब ये इस तरह की ट्रेन स्टार्ट होती है वो ट्रेन यात्रियों से फुल भरी होती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में आखिर में आते आते सब स्टेशन पर जो यात्री है वो धीरे धीरे एक दो यात्री रह जाते हैं। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज अलोन और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन। और आखिर तक आते आते रिंग रोड पर आते हुए, लंदन के रिंग रोड पर आते होते लास्ट में बहुत ही कम यात्री बचते हैं, लगभग मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ। यानी ट्रेन के डब्बे में जो राइटर है वो अब गिने चुने ही यात्री रह गए हैं और अब ट्रेन का जो कैरिज है, जो डब्बा है वो लगभग खाली हो चुका है। इसमें जो इसका राइटर है A.G. गार्डनर, ये कहीं से आ रहे थे ट्रेन से, और ट्रेन से आते वक्त जिस डब्बे से आ रहे थे वो ट्रेन जो थी जब वो चलती थी वो वहाँ से तो वो फुल चलती थी, लेकिन धीरे धीरे यात्री उतरते रहते थे हर स्टेशन पे और बाद में वो ट्रेन लास्ट स्टॉपेज तक जाते जाते वो ट्रेन बिल्कुल खाली हो जाती थी। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरिज दैट इज जोल्टिंग नोइजली थ्रू द नाइट। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, ये एक अपने आप में एक मधुर अनुभव था, यानी स्वतंत्रता का अनुभव था। अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज, कि एक डब्बे में बिल्कुल अकेले रहना। जोल्टिंग नॉइजली, जितने शोर शराबे के बीच उस रात फिर एक डब्बे में अकेले रहना, ये अपने आप में एक अच्छा अनुभव आपको प्रतीत हो रहा था। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। देखो ये एक तरह की ऐसी स्वतंत्रता थी जो जिसमें आप यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज दैट मानिए आप किसी ट्रेन में हो या किसी बस में हो, अगर आप जा रहे हैं और वहाँ वो ट्रेन मेट्रो मान लीजिए बिल्कुल खाली हो जाती है लास्ट टाइम में आके, फिर आपका मन क्या करता है कि अब आई एम फ्री, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेट सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। इस तरह की जो थॉट्स है हमारे मन में आते हैं। तो ऐसी राइटर जो था, राइटर के मन में भी ऐसे कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि वो ट्रेन ऐसी थी उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, रश बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जब वो बिल्कुल खाली हो गई तो राइटर के मन में आया कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं जो चाहूँ अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ।
उसने यही बोला यहाँ पे, इसमें सेकंड पैराग्राफ में देखिए, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। यू कैन टॉक टू हर्ट योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़ एंड नो वन विल हीयर यू। आप अपने आप से बात कर सकते हो कितनी ऊंची आवाज़ में, एंड यू प्लीज़ एंड नो वन विल हीयर यू, और कोई भी जितने मर्जी आए, यानी कि आप अपने मन से कितनी तेज़ी से बात करो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जितना आपका मन करे, और कोई भी आपको वहाँ पर नहीं सुनने वाला होगा। यानी अब आप डब्बे में, इस ट्रेन के डब्बे में बिल्कुल अकेले होंगे, तब आपको वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ कितनी भी ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रम्पली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। और आप किसी से भी आर्गूमेंट कर सकते हैं। यहाँ किसी का मतलब कि आप जोन्स एक नाम दिया गया है, उनसे आप आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, और आपको उस आर्गूमेंट में ये भी रहेगा कि वो आपको पलटकर जवाब भी दे सके। जब आप किसी से आर्गूमेंट करते हैं तो आर्गूमेंट में, बहस में हमें क्या होता है, एक दूसरे से हम बहस करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देता है, एक दूसरे से बहस चलती है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जहाँ कोई नहीं होगा उस डब्बे में, उस समय आप किसी से अपने आप से बहस भी कर सकते हो, और कोई आपसे पूछने वाला भी नहीं है, कोई आपका विरोध करने वाला भी नहीं है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, और कोई भी आपको, नो वन विल सी यू, और कोई भी आपको देखेगा नहीं। ट्रेन खाली पड़ी है, डब्बा बिल्कुल खाली है, उसमें कैरीज में कोई नहीं है, और ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई नहीं है। तो राइटर के मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं। वो कह रहे कि अगर मैं चाहूँ तो कितनी ऊंची आवाज़ में बात कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं बहस कर सकता हूँ, मेरा कोई उत्तर देने वाला नहीं है, मैं चाहूँ तो अपने सर के बल खड़ा हो सकता हूँ, और कोई मुझे देखेगा भी नहीं। इस तरह की वो कह रहे कि मैं बिल्कुल टोटली फ्री हूँ, आई एम टोटली फ्री, क्योंकि उसमें जो डब्बे में कोई नहीं है, तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है, ये बातें आ रही है। नो वन विल सी यू, कोई तो आपको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस ए 2 स्टेप, और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। यू कैन सिंग, आप वहाँ गा भी सकते हो, आपका मन कर रहा कुछ गाने का तो आप गा भी सकते हो। आप वहाँ डांस कर सकते हो, 1-2 स्टेप डांस भी कर सकते हो, और गोल्फ की प्रैक्टिस भी करते हो। गोल्फ एक गेम होता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप वहाँ फर्श पर कंचे भी खेल सकते हो, मार्बल्स भी खेल सकते हो, बिना किसी बाधा के, यानी कि कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन ये कब कर सकते हो? जब ट्रेन के डब्बे में कोई ना हो, बिल्कुल आप अकेले हो, तब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। यू कैन सिंग, ये मैंने आपको बता दिया। यू कैन सिंग, डांस, प्रैक्टिस ऑफ गोल्ड स्ट्रोक, प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोकिंग एंड प्रोटेस्ट। आप जो ट्रेन में वो डब्बे में जो खिड़की होती है उससे आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। अगर देखिए जब जिस समय हमारे साथ कोई यात्री होता है उस समय हम अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई यात्री चाहता नहीं खिड़की खुली रहने दे, आप उसे बंद कर दो, वहाँ पर डिस्प्यूट हो सकता है, आर्गूमेंट हो सकता है। तो लेकिन ये संभावना कब नहीं होती? जब कोई ट्रेन में नहीं है, बिल्कुल ट्रेन खाली, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको विंडो को खोले हो या बंद करो, आपको कोई रोकने टोकने वाला वहाँ पर नहीं होगा। इसमें राइटर ने यही कहा है कि यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, इसको आप खोल सकते हो और बंद कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, आप एक साथ विंडो को खोल भी सकते हो और एक साथ दो विंडो को बंद भी कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। सचमुच में इस तरह से जैसे कि शटिंग आप बंद करना खोल करना, इस तरह से जैसे किसी कोई त्यौहार में आप एक स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हो, किसी त्यौहार का आनंद ले रहे हो, किसी स्वतंत्र का आनंद ले रहे हो। आप बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, ये जो विंडो है उसको आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम की तरह होगा। किस तरह से? फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता के त्यौहार की तरह है ये, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप डब्बे के किसी भी कॉर्नर को चुन सकते हो। जो
ट्रेन का जो डब्बा है उसी किसी भी कॉर्नर को आप चुन सकते हो, कहीं भी आप बैठ सकते हो। यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ them in turn. You can lie at full length at the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly by heart of Dora herself. देखिए, you can have any corner you choose. आप कोई भी कोना चूज़ कर सकते हो, जो डब्बे में उसका ट्रेन के डब्बे का कोई भी कोना आप चूज़ कर सकते हो। ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और किसी भी तरीके से आप टर्न कर सकते हो, इधर उधर घूमना फिरना कैसे कर सकते हो। यू कैन लाई, आप लेट सकते हो फुल लेंथ से, पूरे लेंथ से जो वहाँ गद्दे पड़े रहते हैं, लग्जरी गद्दे आरामदायक, उस पर आप आराम से लेट सकते हो। ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और आप नियम को भी तोड़ सकते हो। पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरो हरसेल्फ, डोरा का हार्ट तोड़े बिना। डोरा एक ऐसी संस्था थी जो लोगों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाई गई थी। उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई होती थी। यानी कि एक नियम बनाया गया था जिसमें कि कोई व्यक्ति अगर कोई इलीगल काम करता है तो उसको सज़ा मिल सकती है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि आप कुछ भी करो, आप डोरा का हार्ट भी नहीं तोड़ सकते, यानी कि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं, कोई है नहीं यहाँ पर। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी लेट सकते हो, बैठ सकते हो, डोरा के नियम को भी तोड़ सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा को नहीं पता लगेगा दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हृदय टूटा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप डोरा से बच भी सकते हो, यानी कि इन नियम कानून से बच भी सकते हो। डोरा का नियम कब लागू होगा? जब कोई अधिकारी होगा या डोरा से रिलेटेड कोई व्यक्ति होगा, वो देखेगा आपको, उसी के बाद तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जब कोई होगा नहीं तो आप डोरा का चाहे हृदय भी तोड़, डोरा यानी कि यहाँ कोई नियम कानून की बात है। यहाँ यू हैव एस्केप्ड, आराम से आप डोरा से बच सकते हो। ये आपका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ देखिए। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, उस रात आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, उस रात मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। कैसा कोई भी कार्य नहीं किया? जो अभी राइटर ने ऊपर के जो पैसेज थे इनमें बताया कि मैं यू कैन सिंग, आप डांस कर सकते हो, गा सकते हो, सर केबल खड़े हो सकते हैं, कहीं भी लेट सकते हो, बैठ सकते हो, एनीथिंग एल्स यू कैन डू, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन राइटर ने कहा कि ये जो सब चीज़ें मैंने ऊपर बताई, ये ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू, मैंने कुछ नहीं किया इनमें से, दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं मेरे साथ। वट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डनरी, मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, साधारण चीज़ें। वैन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गोन, जब मेरा लास्ट का जो फेलो पैसेंजर था वो जा चुका था, आई पुट डाउन माई पेपर, यानी जो ट्रेन में कैरिज में लास्ट में एक पैसेंजर रह गया था, वो पैसेंजर भी लगभग जब उतर गया था, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना जो मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर था वो मैंने रख दिया। आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच माई आर्म्स, मैंने अपने बाजुओं को खींचा, माई लेग्स, एंड स्टूड अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खड़ा हुआ और बाहर विंडो में देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की रात में मैं देख रहा था, थो विच आई वाज जर्निंग, जब मैं यात्रा कर रहा था, नोटिसिंग द पेल रेमिनिसेंस, दिन के डूबने की धुंधली रोशनी को देख रहा था, स्टिल लिंगर्ड, जो अभी भी थी, इन द नॉर्थन स्काई, नॉर्थ स्काई में अब भी दिखाई दे रही थी, कैरिज, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी विंडो से भी मैं इस तरह से चीज़ें देख रहा था। मैंने एक सिगरेट जलाई, लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। यानी यहाँ देखिए राइटर ने तीसरे पैराग्राफ में बताया है कि ऊपर जो उसने बातें बताई थी वो बिल्कुल अकेला हो गया था, कैरिज में कोई नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, वो सर के बल खड़ा हो सकता था, वो डब्बे में कहीं भी घूम सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो खड़ा हुआ, उसने अपने हाथों को थोड़ा फैलाया, और उसके बाद उसने विंडो से बाहर देखा तो गर्मी की जो एक वो रात थी वो उसने बाहर से देखा। उसके बाद आसमान बाहर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर उसने सिगरेट जलाई और दोबारा फिर उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर,
इट वॉज देन, उस समय आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मैं जो मेरा सहयात्री था उसके प्रति मैं जागरूक हो गया, तैयार हो गया। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और आकर मेरी नाक पर बैठ गया। आई केम, ही केम। देखिए यात्री जो थे, सहयात्री जितने भी थे, फेलो ट्रेवलर, वो सब उतर चुके थे, जितने मैन वुमेन जो भी थे वो ट्रेन में, वो सब उतर चुके थे। लेकिन अभी एक सहयात्री और था। कौन सहयात्री था देखिए अभी बताएंगे। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और आकर मेरी नाक पर बैठ गया। अब नाक पर बैठ गया इसका मतलब क्या होगा, कोई आदमी तो बैठ नहीं सकता, तो सीधी सी बात है कोई मक्खी मच्छर ही होगा। तो ये मच्छर था, एक मच्छर था। ही वॉज वन ऑफ देम विंगी, जिसके कुछ पंख थे, निप्पी तेज, इंटरपिड निर्भीक था, जो ना डरने वाला, इंसेक्ट था, दैट वी कॉल, जिसे हम एक आवारा बेकार मच्छर कह सकते थे, मॉस्किटोज कह सकते थे। ही फ्लिक्ट हिम ऑफ माई नोज, वह उड़ता हुआ मेरी नाक पर बैठा। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और फिर उसने पूरा एक कंपार्टमेंट का, कंपार्टमेंट क्या हो गया, वो जो ट्रेन का डब्बा था उसे कंपार्टमेंट में बोलते हैं, उस डब्बे का उसने पूरा एक चक्कर लगाया, इन्वेस्टिगेटेड, और पूरा उसका निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में, तीनों तरफ को वो घूमता हुआ उसके जिसने चक्कर लगाए। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की की ओर गया, अपने पंख फड़ाफड़ाते हुए। राउंड द लाइट, और फिर उसने जो लाइट लगी हुई थी कंपार्टमेंट में उसके चारों ओर वो फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर उसने डिसाइड किया दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, वहाँ इतना ज़्यादा कुछ भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, सिवाय किसके, जो कोने में एक लार्ज एनिमल बैठा हुआ है। केम एंड हैड इट लुक एट माई नेक, आया और आकर वह मेरी गर्दन पर बैठ गया। यहाँ लार्ज एनिमल का मतलब यहाँ राइटर ने अपने आप को कहा है कि जो मच्छर था उसका और बाकी चीज़ों में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो पूरी उसमें कंपार्टमेंट में घूमा। घूमने के बाद उसने देखा कि कोने में एक बड़ा सा लार्ज एनिमल, यानी कि जो राइटर बैठा था उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट गया, और वहाँ जाकर वह उसकी गर्दन पर बैठ गया। यानी उसने अब जो राइटर था जो उसको परेशान करना शुरू कर दिया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा फिर झटके से, मैंने कहा ऐसी इस तरह से हटो, उसे झटके से भगाया मच्छर को। ही स्किप्ड अवे, वह उड़ गया। टुक अनदर जॉन्ट अराउंड, फिर उसने एक पूरा चक्कर लगाया उस कंपार्टमेंट का, और फिर वापस आकर सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और दोबारा फिर बड़ी धृष्टता के साथ, इम्प्रूडेंटली मतलब होता है धृष्टता, यानी कि जो अपनी मनमानी चलाए, किसी की बात ना माने, उसे इम्प्रूडेंटली बोलते हैं। उसने अपने आप में पूरी धृष्टता के साथ, पूरी दादागिरी टाइप से उसने आकर दोबारा फिर आकर वो बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथों पर आकर बैठ गया। यानी मच्छर जो था वो पूरी अपनी धृष्टता इम्प्रूडेंटली दिखा रहा था, पूरे अपना निर्भीक था, वो डर नहीं रहा था राइटर से, और वो बार बार राइटर को परेशान कर रहा था। कभी उसके नोज पर बैठ रहा था, कभी उसकी नेक पर बैठ रहा था, गर्दन पर बैठ रहा था, और अब उसके वह हाथ पर बैठ गया। इट्स इनफ, बहुत हो चुका। अब राइटर को गुस्सा आया थोड़ा सा, तो बहुत हो गया, उसने मुझे परेशान कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, उदारता से कहा, हैड इट्स लिमिट, ये अब उदारता की भी एक लिमिट होती है। यानी यहाँ मैग्नेमिटी मीन्स उदारता है। उदारता मीन्स होता है कि जब आप किसी चीज़ को सहन करते रहे, उसे उदारता बोलते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ उदारता की, सहनशीलता की एक लिमिट होती है। अब सहनशीलता की लिमिट हो चुकी है। ट्वीज यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई एगेस्ट पर्सन resents the tickling impotence of stranger. Twice you have been warned, मैं उसे एक बार दोबारा फिर वार्न कर चुका था, चेतावनी देते। आई दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ पर्टिकुलर, दैट माई एगेस्ट पर्सन, मेरे भव्य शरीर को देखकर पसंद न करना, दैट मुझे लगता है जैसे वो मेरे भव्य शरीर को देख पसंद नहीं कर रहा है, और वह गुदगुदी करने वाला हरकत कर रहा है मेरे साथ। टिकलिंग इम्पेटेंस यानी अपमान और गुदगुदाने वाला कार्य कर रहा है ऑफ स्ट्रेंजर, वो जो इस अजनबी था वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा था। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अब मुझे लगा कि अब इसको सज़ा देनी चाहिए। इसको ब्लैक कैप का मतलब यहाँ होता है जब किसी को सज़ा दी जाती है तो उसे ब्लैक कैप पहनाई जाती है।
यानी उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी दी जाती है, तो उसको एक काला कपड़ा पहनाया जाता है मुंह पर। तो राइटर ने सोचा कि अब ये एक ब्लैक कैप का हकदार है, यानी कि इसे अब काली टोपी पहनाई जाए, अब इसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आई कंडेम यू टू डेथ। अब न्याय जो कहता है, न्याय की डिमांड है कि अब तुम्हें कोर्ट की तरफ से मृत्युदंड दिया जाए। द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अब वो बनते हैं, तुम्हारे अपराध है कि तुमने क्या क्या अपराध किया है। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉनसेंस, यू आर ए ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम पब्लिक में परेशान करने वाले हो। ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम इस ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, यानी बहुत सारे अपराध है। किसी को हम सज़ा जब देंगे, सज़ा ऐसी थोड़ा दे सकते हैं किसी को सज़ा। कोर्ट सज़ा कब देता है? जब उसका अपराध घोषित हो जाए, जब उसका अब जो उसने अपराध किया है अगर वो प्रूव हो जाता है, तभी उसको सज़ा मिलती है। तो राइटर भी यहाँ बोल रहा है कि इसने ये आवारा है, लोगों को परेशान करने वाला है, टिकट बिना टिकट के ये यात्रा कर रहा है। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन यानी कि खाने का कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेनियस यू आर अबाउट टू डाई, ये बहुत सारे कारण हैं जिससे तुम्हें मारा जा सकता है। माई पर्सनल वेनिटी वाज अराउज्ड, आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, और मेरा जो आत्मसम्मान वो जागा और मुझे लगा कि इसे मार देना चाहिए। ही डोज द अटैक विद एन स्नो स्केच द ह्यूमनिटी मी, माई पर्सनल वेनिटी वाज अराउज, आई लंग्ड एट विद माई हैंड विद माई पेपर, मैंने पेपर लिया और पेपर लेकर मैंने उसे मारने के लिए तैयार हो गया। जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछला। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और मैंने देखा कि वह लैंप के चारों, जैसे मैं उसे मारने के लिए मैंने पेपर उठाया तो वह लैंप के चारों ओर मतलब घूमने लगा। आई एडोप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलिन कनिंग वेटिंग टिल, मैंने पूरी कोशिश की, वह किसी तरह धूर्तता से मक्कारी के साथ मैंने पूरा कोशिश करी, मैंने पूरी प्लानिंग बनाई, इंतजार करने लगा कि किसी तरह वो नीचे आए। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्ट्रिक्टनेस, और मैं गुप्त ढंग से अचानक उसे क्या करूँगा, बड़े ही आराम से स्विफ्टनेस तरीके से उसको मृत्युदंड दे दूँगा, यानी मार दूँगा। अब जो राइटर है, राइटर ने डिसाइड किया कि मैं इसे इसकी कर्मों की सज़ा दूंगा। इसने जिस तरह से परेशान करा है, ये जो ट्रेन में विदाउट टिकट घूम रहा है, इसके पास मीट कूपन भी नहीं है, ये लोगों को परेशान कर रहा है, अब ये ब्लैक कैप का हकदार है, यानी कि अब से जो कानूनी रूप से इसे सज़ा मिलने का अधिकार है, तो अब इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। इट वॉज ऑल इन वेन ही प्लेड विद मी, लेकिन ये सब व्यर्थ था। देखिए, जब भी कई बार ऐसा होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं किसी मच्छर वगैरह को मारने की, लेकिन कई बार सक्सेस नहीं हो पाते। तो ऐसे ही राइटर के साथ भी हुआ। राइटर को भी लगा कि इट वाज ऑल इन वेन, ये सब बेकार व्यर्थ था। ही प्लेड विद मी, वो तो मेरे साथ खेल रहा था ओपनली एंड ऑस्टेनियसली लाइक ए स्कूलफुल मैटाडोर। किस तरह से खेल रहा था, जैसे कि जो आपने एक वो देखा फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिस्ड बुल, एक स्पेन वगैरह में गेम होता है मैटाडोर। मैटाडोर का मतलब यहाँ पे है जो सांड होता है, स्पेन में एक खेल होता है बुल का, उससे सांड को, वो जो मैटाडोर होता है जो सांड को बस में करने वाला होता है, वो उसके साथ खेलता है, सांड के साथ। इसी तरह से ये भी मेरे साथ एक मैटाडोर, लाइक ए मैटाडोर, सांड के साथ खेलने वाला, इस तरह से ये मेरे साथ खेल रहा था। राउंड एन इन्फ्यूरेटेड फ्यूल बुल, जो होता है वो गुस्से वाला जो बुल होता है, उसके साथ जो मैटाडोर होता है ना, देखा होगा आपने स्पेन वगैरह में या बहुत सी जगह कुछ देशों में ये गेम होता है, उनका नेशनल गेम भी है कुछ देशों का। वो सांड के साथ, सांड जब आता है उन्हें मारने तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, कपड़ा रखते हैं अपने पास, तो जो बचने वाला होता है, जो बचने की कोशिश करता है, जो सांड के साथ खेलता है, उसे मैटाडोर बोला जाता है। तो वो भी यहाँ पे राइटर ने कहा कि ये मैटाडोर है, मेरे साथ इसी तरह खेल रहा है, जैसे यहाँ अपने आप को उसने बुल कहा है, और ये मैटाडोर कौन है, ये अपने आप को बचने के लिए, ठीक है। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, ये अब पूरी तरह से स्पष्ट था कि अब वह पूरी मतलब मेरे साथ फुल इंजॉय कर रहा है। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट। अब मुझे पूरी तरह से पता लग गया था कि वह मेरी शांति भंग करना चाहता था, यानी मुझे परेशान करना चाह रहा था। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह चाहता था मेरे साथ एक खेल खेलना चाहता था। एंड वट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, इस बड़े भारी भरकम शरीर के साथ वह एक गेम खेलना चाहता था। हु टेस्टेड
सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। किसके साथ? जो कि बड़ा ही असहाय दिख रहा था, जो उसके लिए बहुत ही टेस्टेड था और जो उसके लिए मूर्ख था। यानी कि यहाँ राइटर ने अपने आप को कहा है कि वो एक ऐसे बड़े जानवर यानी कि ऐसे व्यक्ति के साथ खेलना चाह रहा था जिसे वो अपनी नज़रों में मूर्ख, हेल्पलेस, उसे लग रहा था कि तो मूर्ख है, हेल्पलेस है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह मेरे साथ इंजॉय करना चाह रहा था, मेरे साथ खेल खेलना चाह रहा था। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, he was developing into a personality and intelligence that challenged the position of he was no longer a mere insect। मुझे लगता है कि वो एक छोटा इंसेक्ट नहीं था, he was developing into a personality, एक अलग ही पर्सनैलिटी में डेवलप हो चुका था, एंड इंटेलिजेंसी में, यानी अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर समझ रहा था। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी एंड इक्वल टर्म्स। ऐसा लग रहा था कि मान लो वह मेरे साथ एक चैलेंजिंग गेम खेल रहा है, यानी कि वो मेरे साथ एक चैलेंज की तरह पेश आ रहा है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्निंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, अब मुझे उसके प्रति कुछ थोड़ी सी दया आई, एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, जो मेरी सुपरियरिटी थी, जो मैं अपने आप को बहुत महान समझ रहा था, वो थोड़ी कम हुई। मुझे अब ऐसा लगा कि नहीं, मैं इतना सुपीरियर नहीं हूँ, इतनी मेरी सुपीरियरिटी नहीं है, और मुझे अपने आप को थोड़ा सा कम लगा कि मैं उससे कुछ कम हूँ। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, कैसे मैं एक अपने आप को फील कर सकता हूँ, सुपीरियर फील कर सकता हूँ किसी जंतु के सामने, हु वाज सो मैनिफेस्ट टू माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज। मतलब मैं किस तरह से अपने आप को उसके सामने इतना ज़्यादा अपने आप को वो कर सकता हूँ, सुपीरियर कैसे मान सकता हूँ उदारता के साथ। वाई नॉट बी मैग्नीमिजियम अगेन, मैं क्यों नहीं दोबारा उदारवादी बन जाऊँ उसके प्रति, यानी कि अब लेखक को उसके प्रति थोड़ी सी दया का भाव उत्पन्न हुआ। मैग्निमिटी, दयालुता और दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मनुष्य के सबसे बड़े गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इसी चीज़ों को अगर अपनाए हम तो मैं अपने दोबारा फिर सम्मान को प्राप्त कर सकता था। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से राइटर के जब बस में बात नहीं रही, राइटर उसे पकड़ नहीं पाया मच्छर को, तो उसने यही उचित समझा कि वह अपनी जो सुपीरियरिटी है उसे त्याग दे और उदारता का भाव यानी उसके प्रति नरम भाव अपना ले। वो उसे अब उसके मन में जो इच्छा थी उसे मारने की वो अब जा चुकी थी। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर ए लाफ्टर एंड डिरेशन। अब मुझे इस समय अपने आप को बड़ा ही रिडिकुलस फिगर का मतलब होता है कि मजाकिया, अपने आप को मेरा एक मजाकपन लग रहा था, यानी कि एक मेरा मजाक उड़ रहा था। थिंग फॉर द लाफ्टर एंड डेरिवेशन, बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर ऑनर। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालुता के साथ, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैंने अपनी डिग्निटी होता है आत्मसम्मान को रखते हुए, अपने आत्मसम्मान को भी बचाते हुए, गो बैक, मैं वापस गया टू माई कॉर्नर, उस कॉर्नर में जहाँ मैं बैठा हुआ था मैं वहाँ वापस गया विद ऑनर, सम्मान के साथ। मैं सम्मान के साथ दोबारा फिर मैं उस कॉर्नर में पहुँचा। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, और मैंने जो उसे मारने का जो प्लानिंग बना रखी थी वो मैंने अब छोड़ दी। यानी कि अब राइटर जो था उसने उदारता का उसके मन में भाव आया और अपना आत्मसम्मान भी बचाना था कि भाई ऐसा ना बोले कि लोग कि भैया डर गया या उस मच्छर को नहीं मार सका, तो अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए भी मैं वापस उसी कॉर्नर में पहुंच गया जहां मैं बैठा हुआ था। यानी यहाँ राइटर ने गिव अप, अपना जो आइडिया था उसे मारने का उसे छोड़ दिया, और आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, उसे मारने का जो आइडिया था वो पूरी तरह से मैं छोड़ चुका था। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं वापस अपनी सीट पर पहुंचा। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव
यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता लेकिन मैं तुम्हारे मृत्युदंड को टाल सकता हूँ। बट आई कैन रिप्रीव यू, मैंने जो तुम्हें मृत्युदंड मिलना था वो उसको मैंने टाल दिया है। आई डू इट, और मैंने यह किया है। देखिए यहाँ तक इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ तक आपका ये हो चुका है। इसमें यहाँ तक राइटर ने अपने उसके बारे में बताया कि जिस तरह से वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मैं इसे दोबारा आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। बाद में जो कोई भी यात्री जब उसमें ट्रेन के डब्बे में नहीं रहा तो एक मच्छर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मच्छर को हालांकि उसने मारने की बहुत कोशिश करी, जब वह उसे मार नहीं सका तो उसने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए, मैं उदार हूँ, ये सब, और हमें अपनी उदारता, हमें अपनी सुपरियरिटी को छोड़ देना चाहिए, अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए और छोटे जीव जंतुओं पर भी दया करनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूज़ देकर अपने आप को आलोचना से बचाया, देखा जाए तो इसमें राइटर ने। और बाद में राइटर जब उसको नहीं मार पाया तो वापस वह उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पर वह पहले बैठा था, और उसने कहा कि मैंने तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर बाद, ये बाद में फिर मैंने पेपर लिया, थोड़ी देर बाद वह वापस फिर आया। मैं चाहता तो उसे दोबारा फिर मार सकता था। आई सेड यू हैव डिलीवर्ड, वो अपने आप आकर मेरी दो हथेलियों के बीच में बैठ गया। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन टू ओपन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए क्रॉप्स नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल द पीस ट्रैप्स एंड द अनर। यानी कि वो जब बैठा हुआ था तभी वह मच्छर आके उसके हथेलियों के बीच में बैठा, और वह चाहता तो उसे एक बार में मसल देता, लेकिन उसने फिर ऐसा नहीं किया। और फिर इस तरह से जब उसकी आंखें लग गई तभी थोड़ी देर बाद उसे वहाँ पर गोइंग ऑन, उसी रात फिर सैड ए वॉइस एट द विंडो, तभी जब ऐसी इस तरह से सोचता हुआ वह सो गया, तभी विंडो के बाहर एक आवाज़ लगाता हुआ आया, पोर्टर आया जो स्टेशन के बाहर में होते हैं। उन्होंने आकर, उसने कुली वगैरह जो होते हैं, उसने आकर आवाज़ लगाई कि आपका स्टेशन आ गया। मैंने उसे थैंक किया और फिर मैंने ऊबते हुए, डोजिंग माने होता है हल्की सी नींद में, यानी कि वो नींद में लग गई थी उसे। एंड सीजिंग माई हैट, मैंने अपना हैट पकड़ा, एक स्टिक मेरे हाथ में एक छड़ी थी वो ली, और मैं बाहर ठंडी उस गर्म रात में मैं बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर, और मैंने वो दरवाज़ा बंद किया। कंपाउंड आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटिंग राउंड, और मैंने देखा कि वो जो मेरा सहयात्री था, मच्छर था, वो अब भी लैंप के चारों ओर घूम रहा था। बेटा ये आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो आपको होमवर्क है और आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। कुछ मेन क्वेश्चंस है, ये आपको करने हैं। Give a brief description of the train। ट्रेन के बारे में आपको पूरा बताना, किस तरह की ट्रेन थी, धीमे चलने वाली ट्रेन थी। द ट्रेन मिस्टर ए जी गार्डनर, मिस्टर ए जी गार्डनर ट्रेवल्ड बाय क्वेश्चन नंबर 2, what does the abbreviation डोरा, डोरा की फुल फॉर्म बतानी है आपको। डोरा
स्टैंड फॉर। डोरा से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, what was the author's reaction? What was the author reaction when his fellow traveler जो उसका सहयात्री उसके साथ था, जब तो ऑथर का क्या रिएक्शन था जब वो है उसकी नाक पर आकर बैठ गया। ट्रेवलर केम एंड सैट ऑन हिज नोज। एक क्वेश्चन लास्ट आपका क्वेश्चन ये है, इसमें आपको हु वाज द फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर कौन था? हु वाज द फेलो ट्रेवलर, हु वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर, फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर एंड वेयर डिड ही सिट, और वह कहाँ आकर बैठा था। एंड वेयर डिड ही सिट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आप करने हैं और नेक्स्ट क्लासेस में आपका अगला चैप्टर होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। बंद कर दी।